समझते जैसे वो कार होते हैं, कोई बड़ा करेगा कोई छोटा करेगा, तो करना ही करना है, उसमें कोई गलत तो है नहीं, तभी जीवन चलता है, तभी दुनिया चलती है। जीवन जैसे आप मान लीजिए अगर आप गाड़ी से चलते हैं तो ड्राइवर भी है और उसमें राष्ट्रपति पीछे बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो कार अगर वो ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। पहले परेशानी होती थी ज़रूर जब नहीं मिलता था, लेकिन अब वो सब लोग जान गए हैं तो सब लोग इंतजाम करा देते हैं, तो वो हम लोग सामान उसी हिसाब से कर लेते हैं। नहीं, वो लोग गौरव महसूस करते हैं कि आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के परिवार से मिल रहे हैं, उस पीढ़ी से मिल रहे हैं। वो किसी भी पद पर विराजमान हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति साहिबा भी थी, उनको सम्मान मिलना चाहिए जिसमें उनको भावनाएं जागें और देश का विकास हो सके, देश में मतलब कुछ करने की। कभी कुछ दोस्त लगे इसलिए ऐसे हम लोग कोई कदम नहीं उठाते हैं। जिम्मेदारी छोटे हैं तो छोटे, ये नहीं कि जिम्मेदारी भूलें, हम जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करते हैं समाज में। जो भाभियां हैं और जो बच्चे हैं उनको उनके अंदर कैसी भावना है? हम लोग पास बहुत सारे सूट हैं, मतलब उसको मतलब आसानी से गिनती नहीं करी जा सकती। दादाजी के बाद हम लोग कोई ऐसा मैसेज छोड़ें कि देश याद रखे दादाजी को और हमारे परिवार को। जो चीजें हैं कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम लोग उनको एक पुस्तक देने की, तो वो उसने कवर किया हुआ चैनल। हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसवाद का अलग जगाने वाले, समाजवाद के सबसे बड़े शिल्पकार, विपक्षी सरकारों के जनक, गोवा की आजादी के एकमात्र नायक, अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ गिरफ्तारी देने वाले अद्वितीय भारतीय राजनेता, नेपाल में लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने वाले पहले राजनेता, दुनिया की राजनीतिक आजादी, विश्व नागरिकता एवं मानववाद की बात करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का देश के प्रति किया गया योगदान सदा भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। लोहिया के महान परिवार की चौथी पीढ़ी, जो कि ऋषियों की तपोभूमि नैमिष पहुंची, जहां जीके ग्रैंड मोती महल डीलक्स में लोहिया के पंच पौत्र पृथ्वीराज लोहिया, हर्षवर्धन लोहिया, नारायण लोहिया, राज्यवर्धन लोहिया, उदय प्रताप लोहिया से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये 5 शख्स एक वेशभूषा में कौन है। आपको भी जानने की जिज्ञासा हो रही होगी, तो आज हम आपका परिचय भी कराएंगे और फिलहाल आपको बता देते हैं देश की एक ऐसी शख्सियत के घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं और ये एक जैसे ही रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि गुलाबी रंग के जूते से लेकर के इनकी वेशभूषा और ऊपर गुलाबी लगा हुआ, अगर दोनों के कलम, सब में 2-2 कलम लगे हैं, इसके पीछे भी एक संदेश है। वो क्या संदेश है वो भी बताएंगे। और इन्हीं से पहले परिचय प्राप्त कर लेते हैं, इनके बारे में इनका नाम भी जान लेते हैं। ये पांचों फिलहाल सगे भाई हैं, तो शुरुआत सबसे बड़े भाई की तरफ से करते हैं। पृथ्वीराज लोहिया, हर्षवर्धन लोहिया, नारायण लोहिया, राज्यवर्धन लोहिया, उदय प्रताप लोहिया। अब जब आप लोहिया जी का शब्द आता होगा तो आपके मन में सीधे तौर पर लोहिया जी के यहाँ आपका दिल और मन दोनों पहुँच जाता होगा, और पहुँचना भी चाहिए, क्योंकि लोहिया जी के ये सभी पोते कहे जाएंगे। यानी इनके बाबा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, और राम मनोहर लोहिया जी का देश में योगदान किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी चिंतक, विचारक और विद्वान, और साथ ही उन्होंने जो रास्ता चुना उस रास्ते के बारे में आज भी बहुत सारे नेता गुणगान करते हैं और लोहिया जी का सम्मान भी करते हैं। तो सम्मान के लायक ये पांचों लोग इसलिए भी हैं क्योंकि उनके संदेश को आज ये पांचों भाई देते हुए पूरे देश में आपको दिखाई दे जाते हैं। ये वो शख्सियत है जो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी, इन सभी के बीच में जा कर के और एक संदेश देते हैं। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे।
पहले तो ये जानेंगे एक कलर का सूच, एक कलर की बटन, 2 कलम और देश का तिरंगा यहाँ लगा हुआ है, इसके पीछे क्या मकसद है जी? इसके पीछे मुख्य कारण ये है, हमारे दादाजी जो आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हुए, वो चाहते थे देश में समानता रहे, ऊंच नीच का भेदभाव कम से कम रहे। तो उसी संदर्भ में हमारे पिताजी ने हम लोगों को जो एक जैसे रखा कि समानता का भाव जब परिवार में नहीं रहेगा तो ये समाज में क्या संदेश देंगे। तो हमारे पिताजी ने जन्म से ही एक कलम, एक कपड़ा, एक सूज सब ये रखा कि हम आपस में हम लोगों में भेदभाव ना रहे, ना ऊंच नीच का रहे, ना आर्थिक रहे, ना सामाजिक रहे। तो वही संदेश जो हम लोगों ने ये धारण किया हुआ है, हमेशा ये जन्म से है और ये आखिरी सांस तक रहेगा। कलर हो सकता कोई भी रहे, लेकिन हमेशा एक जैसा वस्त्र आप देखेंगे पांचों भाइयों में। हमारा भी संदेश है समाज में यही है कि आज की तारीख में जहां हर परिवार विघटन की ओर है, तो हम लोग जॉइंट फैमिली रहते भी हैं और चाहते भी हैं कि जीवन एक दिन सबको आना है, धरती पे नष्ट हो जाना है, और यहाँ ज़्यादा ऊंच नीच का भेदभाव न रहे तो ज़्यादा अच्छा है। समानता का संदेश रहे, आपस में मिलजुल के आप शांति से जीवन गुजारें तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपको संतुष्टि होनी चाहिए, जो ईश्वर ने आपको दिया है उसी में आपका जीवन कट जाए और आपस में जितना दिया मिल बांट के खाएं, यही समाज में संदेश है। और ऊंच नीच तो कर्मों से होता है, आदमी काम करता है, काम तो समझ से जैसे कार्य होते हैं, कोई बड़ा करेगा कोई छोटा करेगा, तो करना ही करना है, उसमें कोई गलत तो है नहीं, तभी जीवन चलता है, तभी दुनिया चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें भेदभाव उत्पन्न हो जाए। भेदभाव जहाँ तक हो सके उसके बारे में आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए। कर्म तो हर आदमी का है। जीवन जैसे आप मान लीजिए अगर आप गाड़ी से चलते हैं तो ड्राइवर भी है और उसमें राष्ट्रपति पीछे बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो कार अगर वो ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो रोल सबका जीवन में अपना अपना है। भगवान कृष्ण भी सारथी बने थे अर्जुन के, तभी देखिए युद्ध हुआ था। अगर वो सारथी ना बनते तो उनका घोड़ा वो रथ कौन चलाता मान लीजिए। तो भेदभाव कहीं नहीं है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और सबका अपना अपना स्थान है। तो यही हमारे दादाजी चाहते थे, सब लोग समान भाव से रहें। उसको कहते भी हैं हम लोग धरती पे वसुधैव कुटुम्बकम कहा भी गया है, तो उसी में जीवन सबका रहे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए इसके पीछे संदेश कितना अच्छा है और ये लोहिया जी का मूल मंत्र जो था उसको ये लोग लागू कर रहे हैं, यानी समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार पांचों भाई, आज आप देख रहे होंगे कि अब ज़्यादातर घरों में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, लोग एकाकी परिवार में जी रहे हैं। तो एक संयुक्त परिवार का भी संदेश है। चूँकि इनके बाबा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक संतान थी, उनके ये 5 भाई और 2 बहनें हैं। तो ऐसे में ये पांचों भाई एक जैसे वेशभूषा में रहकर समानता का जो एक संदेश है वो देने का काम करते हैं। तो उनसे जो छोटे वाले भाई थे उनसे हमने बातचीत की। बस आपसे इतना जानेंगे हम कि पांचों भाइयों को एक उसमें पिरोने की जिम्मेदारी बड़े पर ज़रूर रहती होगी। एक जैसा कलम हो, एक जैसी बटन हो, एक जैसा सूट हो, तो ये सब आप कैसे संभव कर पाते हैं? ये हम लोगों को संभव ऐसे होता है, हम लोग पहले से जब एक जैसा पहन रहे हैं तो हम लोगों ने जहाँ से लेते हैं सामान वगैरह सब, तो उन लोगों को पता है, तो वो एक जैसा मिल जाता। हम लोग पहले कह रखा है हम लोगों को ऐसा चाहिए, तो वो हम लोगों का इंतजाम कराते हैं। तो पहले परेशानी होती थी ज़रूर जब नहीं मिलता था, लेकिन अब वो सब लोग जान गए हैं तो सब लोग इंतजाम करा देते हैं, तो वो हम लोग सामान उसी हिसाब से कर लेते हैं। देखिए अब लोग भी समझने लगे, यानी जहाँ से खरीदारी करते हैं वो समझ गए कि पांचों भाइयों की पसंद एक है, एक पहनावा है, तो वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं। तो वाकई में ये अपने आप में एक अजूबी चीज़ भी कही जा सकती है और लोगों को ये बरबस आकर्षित भी कर सकती है। और आकर्षित देखिए सीतापुर में ऐसे हुए कि दरअसल सीतापुर का एक प्रतिष्ठित जो यहाँ का होटल है जीके ग्रैंड, जहाँ पर हमारी मौजूदगी है यानी मोती महल में, और वहाँ पर ये सारे लोग आए थे। उनके ओनर दिनेश अग्रवाल जी की ये संपर्क में आए और उनके माध्यम से हम यहाँ पहुँचे। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे अभी संदेश आपसे दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि इनके पीछे एक बड़ा मकसद है, एक संदेश है। ये वो घराना है जो आज राजनीति के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो आपके दादा का नाम लेकर राजनीति की शुरुआत न करता हो। उनको योगदान को कोई भूल भी नहीं सकता और न ही वो भुलाए जा सकते हैं। आप सर बताएं
अब तक आप कहाँ कहाँ आप लोग गए? हम लोग तो पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे कोई भी बुलाता है, जैसे राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, या कोई मुख्यमंत्री हों, या कोई भी सामाजिक लोग हों, जब हम लोग को मतलब याद करते हैं तो हम लोग वहाँ पर मतलब उपलब्ध अवेलेबल रहते हैं। हाँ जी। जब भी याद करते हैं, अब तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं आप? मैं कई प्रदेशों में गए हैं भारत में, मतलब जगह जगह पे जाते रहते हैं जहाँ पे बुलाते हैं लोग। कहीं भी पब्लिक भी बुलाए अपनी मदद के लिए, कोई किसी को कोई परेशानी है, किसी का शोषण हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो वहाँ भी उपलब्ध हो जाते हैं हम लोग उनकी सेवा के लिए भी, उनकी मदद के लिए। देखिए, जहाँ भी इन्हें याद किया जाता है, यानी क्योंकि लोहिया जी के ये प्रपौत्र हैं, तो ऐसे में इन्हें जब याद किया जाता है, पोते कहे जाएंगे, तो आप लोग सभी जगह पर जाते हैं। आप ये बताइए कि आप जब जाते होंगे तो जिनके पास जाते होंगे उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? नहीं, वो लोग गौरव महसूस करते हैं कि आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के परिवार से मिल रहे हैं, उस पीढ़ी से मिल रहे हैं। वो किसी भी पद पर विराजमान हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति साहिबा भी थी, उन्होंने भी हम लोगों को आमंत्रित किया राष्ट्रपति भवन में, और कुछ दादाजी की बातें भी बताई, हम लोगों ने भी अपनी बात रखी। तो सबको गौरव महसूस होता है, लेकिन हम लोगों को भी गौरव महसूस होता है। लेकिन हम लोग जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं, छोटे ही परिवार से, ख़ानदान से होते हैं, कुछ घमंड आ जाते हैं लोगों में, उन सब से हम लोग दूर रहते हैं। ये हम लोगों के भाइयों का प्रेम ही आपको संदेश दे रहा होगा। ये हम लोगों को जन्मजात रहा है कि हम लोगों को संदेश देख के कोई एक और परिवार विघटन हुआ हो फिर मिल जाए, भाई बहन जो भी हों एक में रहें, संयुक्त परिवार बने। मतलब हम लोग इसी संदेशों के साथ समझिए आते जाते हैं बाहर, तो अच्छा रहता है और अच्छा लगता भी है मिलके लोगों से। लोग हम लोगों को बुलाते हैं, याद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी याद किया था होली पर, उनसे भी वार्ता हुई थी नारायण भैया की, तो उनसे भी हुआ। राष्ट्रपति साहिबा बनी थी तो उन्होंने भी हमारे यहाँ कॉल किया था, तो उन्होंने आमंत्रित किया था वो राष्ट्रपति भवन में, तो हम लोग वहाँ भी गए थे उनके बुलावे पर, वहाँ भी भेंट हुई और हम लोगों के साथ बच्चे भी गए थे हम लोगों के। तो अच्छा रहा सब, और ऐसा होना भी चाहिए। बीच बीच में बड़े लोगों को जो अच्छे पदों पर बैठे हैं, जैसे राष्ट्रपति जी साहिबा हुई, प्रधानमंत्री जी हुए, या किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हुए, उनको ऐसे लोगों परिवारों को याद करते रहना चाहिए। उससे उन लोगों का भी मनोबल बढ़ता है और समाज सेवा की करने की भावनाएं बढ़ती हैं उस परिवार में। तो ये एक अच्छा मैसेज मतलब जाता है। हम यही चाहेंगे कि ऐसे पदों पर बैठे वाले लोगों को भी कोई परिवार हो जिनके दादा ने परदादा ने कुछ किया हो देश में, तो उनको याद किया जाए। वो किसी भी चीज़ से हों, मिलिट्री परिवार से हों, पुलिस से हों और क्रांतिकारी हों, मतलब उनको सम्मान मिलना चाहिए जिसमें उनको भावनाएं जागें और देश का विकास हो सके, देश में मतलब कुछ करने की जज्बा उस परिवार में जागे। बस इसी कामना के साथ हम नमन करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इनका संदेश ये है कि दरअसल एक तो संयुक्त परिवार का संदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ जिनके दादा ने, जिनके पिता ने अगर देश के लिए कुछ किया है, उनके परिवार को जब याद किया जाता है तो उनके अंदर भी वो भावना जागृत होती है और उस मार्ग पर आगे चलते हैं और दूसरे लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। ये संदेश देने का काम किया जा रहा है। अब इनमें से पांचों भाइयों में सबसे छोटे भाई से बातचीत कर लेते हैं। तो छोटे तो बहुत नटखट भी होते हैं, दुलारे भी होते हैं, आपको सबका प्यार मिलता है? बिल्कुल पूरी तरह से मिलता है, पूरा सपोर्ट रहता है हमेशा। राजनीति में भी, समाज सेवा में हर प्रकार से सपोर्ट बना रहता है, ईश्वर का भी सपोर्ट बना रहता है, बहुत महापुरुषों का भी सपोर्ट रहा है। मेरे परिवार के ऐसे संस्कार रहे हैं कि हर पल हर क्षण संस्कारों में रहना पड़ता है, तो मर्यादा बनाए रखनी पड़ती है, ध्यान रखते हैं सब व्यक्तित्व का। कभी कुछ दोस्त लगे इसलिए ऐसे हम लोग कोई कदम नहीं उठाते हैं। जिम्मेदारी छोटे हैं तो छोटे, ये नहीं कि जिम्मेदारी भूलें, हम जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करते हैं, समाज में ध्यान रखते हैं सबका। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे 5 भाई हैं, कितने भाइयों की शादी हो गई, कितने अविवाहित हैं? ये तो ईश्वर की तरफ आदेश से समझ लीजिए 2 भाइयों की शादी हुई है, 3 लोग भी अविवाहित हैं। आप लोग भी नंबर में हैं? नंबर में है, तो भाग्य से तय होगा कब नंबर खत्म होगा कि नहीं होगा। जो भाभियां हैं और जो बच्चे हैं उनके, उनको उनके अंदर कैसी भावना है? उनके अंदर भी अच्छी भावना है, पारिवारिक भावना जैसी होनी चाहिए वैसी है। सभी बच्चे महापुरुषों की कहानियाँ हम लोगों के द्वारा सुनते रहते हैं, वो ललायित रहते हैं कि कैसे कैसे देश में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अभी से सोचने लगे हैं। देखिए, बच्चों में भी वही आ रहा है जो उनके बड़े
काम कर रहे हैं उसी का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो भतीजियां हैं, जो और बच्चे हैं, वो आप जैसा ही रहना पसंद करने लगे हैं। तो सही बात है, जब बड़े जैसा करते हैं उसी मार्ग पर छोटे भी चलने का प्रयास करते हैं। 2 कलम के बारे में नहीं बताया, सारे लोग 2-2 लगाए हैं, ये भी समानता का एक संदेश है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। समानता का संदेश है। कलमें तो मान लीजिए लगी हैं, ये एक शिक्षा का संदेश भी है इसमें। और कलम की ताकत से ही सब कुछ बदला जा सकता है। बाकी आप तो जानते ही हैं, ऐसा ज़माना तो है नहीं कि हिंसा द्वारा जैसे पहले सब रक्तपात हुआ उससे बदलाव आए। तो जो भी अच्छे बदलाव आते हैं वो सब कलम द्वारा ही आते हैं। और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आपको कोई नॉलेज नहीं होगा, तो आप समाज के लिए क्या कर पाएंगे। तो ये हमारी कलमें बताती हैं कि आप जीवन के प्रति उत्साहित रहें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे कार्य करें, जिससे देश में आपकी और आपके परिवार की एक विशिष्ट पहचान बने। देखिए, बहुत बड़ी बात, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज का कैसे विकास कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं। लोगों के पास अमूमन 1 कलम होता है, आपके पास डबल कलम है, यानी कि और 5 भाइयों के पास एक जैसे हैं। एक तो ये कोशिश की जाती है आप लोगों के द्वारा कि एक जैसा ही सब कुछ रहना चाहिए, किसी के मन में ये हीन भावना ना आए कि बड़े भाई के पास ऐसा कलम है और मेरे पास ऐसा कलम है। फिर दूसरा, 2 कलम के ज़रिए ये संदेश देते हैं कि जब आप शिक्षित होंगे तब आप अपना भी और समाज का भी विकास करा सकेंगे। ये तो हो गई इसकी बात। कितने सूट हैं आप लोगों के पास एक रंग जैसे? हम लोग पास बहुत सारे सूट हैं, मतलब उसको मतलब आसानी से गिनती नहीं करी जा सकती। कलर बहुत कलर हैं, पीला, नीला, हरा, लाल, गुलाबी, मतलब कई रंग के काफ़ी सूट हैं। अब हम भी नहीं बता सकते कितने सूट हैं, वो तो देखने में आ जाते हैं। उसकी लॉटरी खुल जाती होगी जहाँ बनवा रहे होंगे। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब पुराने लोग जुड़े हैं और वो हम लोग को मिनिमम रेट पे देते हैं, जिस रेट में वो लाते हैं, मतलब अपना लाभ नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग को मतलब वो जानते मानते हैं कि इन लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं तो इनको हर चीज़ मतलब छूट देनी चाहिए, लाभ देना चाहिए, मतलब जी। देखिए, ये उनके लिए भी सोचते हैं और वो इनके लिए सोचते हैं कि 5 लोग एक जैसे हैं, तो हम इसमें मुनाफा ना लें, जो है इनको दे करके कम से कम ये भी याद रखेंगे। ये जानना चाहेंगे कि ये तो हो गई सूट के बारे में। अगर बात करें तो आप लोगों का मकसद क्या है भविष्य के लिए, क्या संदेश है ऐसा कि आगे भी ये सब कुछ बरकरार रहे? आगे तो ये अब हम लोगों का तो ये है, ये तो बरकरार रहेगा ही। ये तो ईश्वर की देन है और ईश्वर साथ में है तो ये बरकरार रहना ही है ये। और ये हम लोगों की सोच तो ये है, हम लोग कुछ भारत देश को दे जाएं, जैसे हम लोगों को दादाजी कर गए, उनको याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। तो हम लोग भी देश में चाहते हैं कुछ परिवर्तन हो, कुछ कमियां देश में हो सकती हैं, तो कुछ काम तो हम लोग उस पर भी भारत भ्रमण पर जब होते हैं तो चिंतन करते हैं बहुत। भारत के आखिरी नागरिक से मिलकर उसकी दुख दर्द को सुनते हैं, फिर विचार करते हैं इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, और उसको कुछ अपने परिवार के बारे में बताते हैं। वो हम लोगों को देख के कुछ सीख लेते हैं, फिर हमारे साथ से वो जाते होंगे घर पे तो कुछ अपने घर में भी सीख बताते होंगे, तो एक अच्छा मैसेज जाता होगा। और हम चाहते हैं कि सभी को शिक्षा और सभी को इलाज, मतलब ये भारत में बहुत न्यूनतम दरों पर उपलब्ध हो जाए, बहुत ही कम दरों में मतलब ये सरकारें उपलब्ध कराएं, क्योंकि आज इलाज के लिए बहुत गरीब लोग इलाज नहीं करवा पा रहे हैं ठीक ठाक, उससे मृत्यु दर बढ़ रही है और शिक्षा भी नहीं हो पा रही है, तो उससे भी भारत को रुकावट महसूस होगी। क्योंकि जब शिक्षित होंगे तो ये देश तरक्की करेगा, जब देश तरक्की करेगा तो हम लोग दुनिया में नाम करेंगे। तो इन्हीं के साथ हम लोग ये संदेश लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ भारत में अच्छा हो, और दादाजी के बाद हम लोग कोई ऐसा मैसेज छोड़ें कि देश याद रखे दादाजी को और हमारे परिवार को। देश याद रखे ऐसा संदेश देना चाहता है लोहिया जी का ये परिवार। 5 भाई एक कलर में हैं। अब हम जानना चाहेंगे, जब आप बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिले, राष्ट्रपति जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले और राज्यपाल जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, किसी ने कोई ऐसी बात कही हो जो आपको भी रह कर याद आती हो कि आप लोगों से पूछा हो कोई ऐसा सवाल? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा है। उन्होंने बस यही
तारीफ की है कि चौथी पीढ़ी तक आप इस संस्कार को संभाले रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप में कोई लालच, आज चुनावी राजनीति हो रही भारत में, तो वो टाइम में कोई लालच नहीं हमारे पास है। हम लोग वैचारिक राजनीति को बढ़ावा देने को महत्व रखते हैं, चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं। हमें चुनावी राजनीति, भारतीय की राजनीति में जो आज दशा है उस माहौल से हम दूर रहते हैं। हमको सिर्फ वैचारिक राजनीति पर ही भरोसा है, हम उसी पर कायम है। और सब लोग देखकर हम लोग इसीलिए हमसे मिलते हैं कि वैचारिक उद्देश्यों की वजह से आदान प्रदान मुलाकात होती रहती है। देखिए, इनका जो मेन मकसद ये है कि ये राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और वैचारिक राजनीति से इनको मतलब है। आप बता रहे थे, आप चूंकि बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आपकी बातचीत भी होती है, कोई ऐसी बात जो आपको भी अच्छी लगी हो या उनकी जिसको आपने अपने ऊपर लिया हो? आनंदीबेन पटेल जी जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने कहा था कि हम, भैया ने पूछा था कि आप हम लोगों को ज्ञान दीजिए, आपकी इतनी एज है, तो उन्होंने कहा था कि हम क्या ज्ञान देंगे, आप लोग ऐसे परिवार से हैं, आप चौथी पीढ़ी से हैं, मतलब लोहिया जी की, तो आप लोगों से खुद ही हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने खुद कहा था ये बात। हाँ, और सीखने की ज़रूरत है आप लोगों से। जी जी। तो देखिए, ये बड़प्पन है कि कितनी बड़ी शख्सियत खुद लोहिया जी के परिवार से ये बात कर रही हूँ कि आप लोगों से सीखने की ज़रूरत है। सचमुच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का देश के प्रति जो योगदान है वो अद्वितीय योगदान कहा जाएगा और उस योगदान को कोई भुला भी नहीं सकता है। अब हम एक आपसे जानकारी चाहेंगे कि बाबा जी को यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को जो वास्तविक रूप से सम्मान मिलना चाहिए था, क्या देश में सम्मान मिला? अब उसमें कहना क्या है, जानता तो पूरा देश है। जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सरकारें, देखिए पहले तो कांग्रेस की रही हैं, उनके पहले हमारे दादाजी आप जानते होंगे कांग्रेस में ही थे। फिर जब ये देश बना, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अलग होकर फिर ये विपक्ष क्रिएट किया, तभी उनको विपक्षी राजनीति का जनक भी कहा जाता है। और आप आनंद भवन जाएंगे तो वहाँ एक देखेंगे, वहाँ एक दादाजी का नेहरू जी को सदस्यता देता हुआ प्रमाण पत्र भी रखा हुआ है, उसमें हमारे दादाजी के सिग्नेचर हैं। तो फिर हमारे नेहरू जी चाहते थे कि हमारे साथ लोहिया जी काम करें, लेकिन विचारों की बहुत भिन्नता थी उनमें, तो विचारों की भिन्नता की वजह से वो अलग हो गए। हालांकि नेहरू जी कहते थे योजना आयोग का, जैसे आज उपाध्यक्ष होता है, पहले अध्यक्ष, आज भी प्रधानमंत्री होते हैं, पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, तो उन्होंने ऑफर रखा था कि आप योजना आयोग के अध्यक्ष बन जाइए और मेरे साथ कार्य करिए। और बताते तो देखिए एक संदेश और भी है, इंदिरा जी जो नेहरू जी की बेटी थी, प्रधानमंत्री रही भारत की, तो नेहरू जी चाहते थे कि हमारे दादाजी से उनकी शादी हो जाए, लेकिन उसमें एक घटना घटी थी आनंद भवन में, जब हमारे दादाजी रुके हुए थे तो वहाँ कबूतर पले हुए थे, तो इंदिरा जी वो कबूतर अपने खिला रही थी गोद में लेके, तो अचानक उनको किसी ने अंदर से याद किया, तो वो हमारे दादाजी के हाथ में वो कबूतरों का जोड़ा देकर चली गई। और जब वो वापस आई तो दादाजी ने वो कबूतर आज़ाद कर दिए, उड़ा दिए वो, तो आगे वो बहुत नाराज़ हुई। तो दादाजी ने कहा था हम लोग स्वतंत्र जीवन सबका चाहते हैं, आप ये बंदिश में रखे थे, हमने उसको उड़ा दिया, स्वतंत्र कर दिया। तो वहीं से भिन्नता हो गई विचारों में, तो उनका रास्ता अलग हो गया, हमारे दादाजी का रास्ता अलग हो गया। बाद में उन्होंने स्वयं अपना जीवन भर अलग रहे, अपनी विपक्षी राजनीति की शुरुआत की और समाजवाद को उन्होंने क्रिएट किया मान लीजिए, और समाजवादी विचारधारा पे आगे चले। उनका मत यही था कि जो लोग बहुत निम्न स्तर से हैं तो उन लोग भी भारतीय राजनीति में मेन भूमिका में आवे। तो पहले जब देश आज़ाद हुआ तो ज़्यादातर राजा महाराजा और बड़े लोग यही सब MP MLA हुआ करते थे, और बाकी छोटे लोगों तो कोई राजनीति का मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने जब विपक्ष क्रिएट किया तो उसमें छात्रों की भूमिका को आगे बढ़ाया और लोग आगे बढ़ाया। फिर हमारे दादाजी अचानक दुर्भाग्य थे, 12 अक्टूबर 67 को एकदम ख़त्म हो गए वेलिंगटन अस्पताल नई दिल्ली में। आज उसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के अस्पताल के नाम से जानते भी हैं। तो उसी क्रांति को फिर आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जो सन 75 में आपातकाल के बाद आपने देश में सब देखा होगा। तो आज जो शिष्य हैं हमारे दादाजी के वही सब लोग रहे। फिर वो लोग भी सब भ्रमित हुए और
उनमें अब क्या कहें, आगे कहना ठीक भी नहीं है। सब में स्वार्थ की भूमिकाएं जाग गई, सबने टुकड़े टुकड़े में अपना प्रदेश बांट लिया, अपनी अपनी राजनीति करने लगे। तो आज आप देश में देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर वो दादाजी हमारे ना ख़त्म हुए होते तो शायद तीसरी पार्टी राष्ट्रीय वो भी होती देश में। तो एक आज और जो निम्न वर्ग छूट गया है, भारतीय राजनीति से दूर है, उनको भी उसमें मुख्य धारा में आने का मौका मिलता और देश में और अच्छे अच्छे लीडर मिलते और अच्छे अच्छे मतलब विचार मिलते, अच्छे अच्छे कार्य होते, तो वो सब अधूरे रह गए। तो हमारा यही संदेश है कि दादाजी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और देश को भी चलना चाहिए। उन्होंने क्या किया और वो निस्वार्थ भाव से देश में लगे हुए थे। और एक मुख्य बात और बता दें, जब हमारे दादाजी ख़त्म हुए तो उनके पास आर्थिक रूप से, जैसे आप पूछते हैं क्या था, तो एक हौलदार और 2 जोड़ी कपड़े थे। ये बात आज सबको देश में मालूम होनी चाहिए। उनके पास कोई वो आर्थिक साम्राज्य नहीं था। आज आप भी देखते होंगे बहुत उनके नाम से पार्क हैं, बहुत अस्पताल हैं, बहुत स्कूल हैं, वो तो अच्छी चीज़ें हैं देश में बनाई। इन जो हमारे दादाजी को सम्मान मिलना चाहिए था वो किसी पार्टी ने अभी तक नहीं दिया। हमारे दादाजी के शिष्य भी जो लोग कहते हैं हम शिष्य हैं, लेकिन सम्मान उन्होंने भी नहीं दिया। वो जब वहाँ पहुँचे तो वो अपने में मशगूल होकर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने लगे। और भारतीय जनता पार्टी भी ठीक है, वो सबको सम्मान कर रही हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि अगर भारतीय राजनीति में नाम लें कौन कौन लोग बड़े हुए, तो महात्मा गांधी जी के बाद हमारे दादाजी का दूसरे नंबर पर नाम आता है। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आता है। उन्हीं की विचारधाराओं से लोग आगे चल रहे हैं। गांधी जी, लोहिया जी और दीनदयाल जी। संपूर्ण भारत में आप कहीं भी राजनीति में देखेंगे तो इन्हीं 3 में से शाखाएँ निकली हुई हैं और वो आप विभिन्न शाखाओं सब इन राजनीति कर रही हैं। तो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिला, इस बात का खैर दुख है और रहेगा जब तक उचित सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान तो जनता करती है, मान लीजिए जनता उनके सोचती है कि अगर लोहिया जी होते तो ऐसा होता वैसा होता। तो बस यही हमारा संदेश है कि आप लोग हमारे दादाजी के बताए रास्ते पर चलें और जितना अच्छा हो सके हिंसा रहित और शिक्षित भारत बनाएं, जिसमें भारत के विकास में योगदान हो, भारत विकसित भारत बने। बिल्कुल। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को जनता तो उनका सम्मान कर रही है, लेकिन दुखद पहलू ये है कि जो आज तमाम पार्टियां हैं जो लोहिया जी को याद भी करती हैं, उनके नाम का भी जिक्र होता है, वो उन्हें वो सम्मान नहीं दे रही हैं जो देना चाहिए। ये किसी और के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उन्हीं के परिवार से ये बात आज रखी जा रही। कहीं ना कहीं पीड़ा है, चूँकि जनता में तो उनका आज भी वही कद है और उसी तरीके से सम्मान है, लेकिन राजनेता और उनकी पार्टियां वो सम्मान नहीं दे रही हैं जो उन्हें देना चाहिए। कुछ कह रहे थे। राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने कहा था आपके दादाजी को भारत रत्न नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा था भारत रत्न आपके दादाजी को मिलना चाहिए, मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगी और भारत रत्न दिलाऊंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। मुर्मू जी ने कहा था। मुर्मू जी ने कहा था जब हम लोग मुलाकात की थी। जब बिल्कुल ये बड़ी बात निकल करके आई कि राष्ट्रपति जी भी मानती हैं, जब इन 5 भाइयों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को जो भारत रत्न मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। अब इस परिवार को ये इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री जी कब वो जो रत्न उन्हें दिया जाना है भारत का वो देते हैं। यही शायद इन लोगों के परिवार की मांग है। इन्होंने पहले ही बता दिया कि इन्हें कोई राजनीतिक पद की लोलुपता नहीं है, ये सिर्फ एक वैचारिक संदेश दे रहे हैं और वो संदेश देने का काम जीवन भर करेंगे। तो लिहाजा ऐसे में जो सम्मान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मिलना चाहिए, वो जो आज देश के कर्णधार हैं, जो देश में राज कर रहे हैं, उनको देना है तो उन्हें देना होगा। ठीक मैं कह रहा हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप क्या कहेंगे? नहीं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे दादाजी ने तो ऐसा काम किया है, भारत रत्न भी छोटा है, लेकिन अब इससे ऊपर कोई रत्न होता नहीं है, तो भारत रत्न ही मिलना चाहिए दादाजी को। क्योंकि भारत रत्न तो यहाँ तो सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है, जो कि सिर्फ वो एक हुनर जानते थे, बल्लेबाजी का, मनोरंजन था। उस भारत रत्न को उस जगह पर तो नहीं जाना चाहिए था तेंदुलकर जी के पास, वो कोई और रत्न बनना चाहिए उनके लिए। लेकिन भारत रत्न उनको होना चाहिए जिन्होंने भारत के गांवों को, भारत की जनता को, भारत के बहुत नीचे वर्ग को देखा हो, जिसके लिए कुछ किया हो, भारत उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। यही मेरी मंशा है और इन्हीं
महान पदों पर बैठे लोगों को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि भारत किस व्यक्ति को दिया जाए, सही जगह दिया जाए। मतलब आप लोग लगता है कि आप लोग अपनी बात को पहुंचा करके ये रत्न प्राप्त करा लेंगे। रत्न प्राप्त हो उसकी हमें चिंता नहीं है। हमारे दादाजी के कर्म भारत रत्न है, वो हमेशा रहेंगे और उनको कोई नहीं बदल सकता। ये मिलेगा सम्मान तो ये देश के लिए गौरव की बात होगी बस। और मुझे और मेरे परिवार को दादाजी स्वयं कहा करते थे, रत्न से आदमी की पहचान नहीं होती, उसकी कर्मों से पहचान होती है। देखिए ये संदेश भी है उन लोगों के लिए कि रत्न से नहीं बल्कि उनके अपने कर्म से पहचान होती है और वो कर्म वो करते रहे हैं। और फिर से एक बार हम लोग कभी मिलेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जब सीतापुर आइए तो ऐसे ही हम लोगों को भी याद करते रहें। और हम ये मांग सरकार से भी रखेंगे आपकी और वहाँ तक भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है उसे सरकार सुने। चूँकि उसको सुनने के बाद जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को वास्तविक रूप से सम्मान मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये देश और ये परिवार भी उस दिन बाग बाग होगा। आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।